नमस्ते दोस्तों। आज हम एक टॉपिक लेंगे जो आपके हर एग्जाम में काम आता है। चाहे आप छोटा एग्जाम दे रहे हो, चाहे बड़ा एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस का दे रहे हो, चाहे कांस्टेबल का दे रहे हो। और वो टॉपिक है 1857 की क्रांति। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी एक रूपरेखा, उसका एक खाका, एक योजना बनानी चाहिए कि अमुक टॉपिक में से कौन से स्थान से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो जैसे हम 1857 की क्रांति के चैप्टर को अपन डिवाइड करते हैं टुकड़ों में, तो उनमें बहुत सारे पार्ट बन जाते हैं। जैसे उसकी सामान्य जानकारी, क्रांति के कारण क्या थे, विद्रोह का प्रसार यानी उसके स्थान और वहां पर नेतृत्वकर्ता कौन थे, क्रांति असफल क्यों हुई यानी असफलता का कारण क्या थे, विद्रोह का परिणाम क्या निकला, या क्रांति का महत्व क्या है, क्रांति का स्वरूप क्या है। अब इसमें एक एक टॉपिक को अपन लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान्य जानकारी की, क्योंकि एवरेज जो पेपर होता है उस पेपर में बिल्कुल सरफेसली टॉपिक की चीजें पूछ ली जाती है। क्योंकि एग्जामिनर का जो मकसद होता है वो होता है कि विद्यार्थी ने हर टॉपिक को टच किया या नहीं किया, तो वो सरफेसली दौड़ता है और क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसी तरीके से अपन बात करते हैं राजस्थान क्रांति में। तो सरफेसली जो क्वेश्चन अपने बनते हैं वो है कि क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अपने को पता होना चाहिए, पार्मस्टन। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो चपाती एवं कमल का फूल। क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी कारतूस, और कारतूस में दोनों है, गाय और सुअर की चर्बी, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म नष्ट किया जा सके। चर्बी कारतूसों के विरोध में घटित प्रमुख घटना, तो 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी मंगल पांडे द्वारा विद्रोह और मंगल पांडे को फांसी, यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और इसी घटना के विरोध में क्रांति की शुरुआत या क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 मेरठ छावनी से हुआ। दोस्तों, यहाँ पर अपने जो क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल दो क्वेश्चन आते हैं कि चर्बी कारतूसों के विरोध में घटित घटना, तो आएगा बैरकपुर छावनी। और यदि क्वेश्चन आता है क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई, तो 10 मई 1857 मेरठ छावनी से। ये भारतीय लेवल पर, आप जैसे इसी चीज को अपन राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 28 मई को। और क्रांति की शुरुआत हुई कहां से, तो नसीराबाद से। तो उसी तरीके से ये अपने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं क्रांति के कारण क्या थे। दोस्तों, क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। अंग्रेज भारत में आए, व्यापारी बनकर के आए और धीरे धीरे राजनीति में उन्होंने हस्तक्षेप किया और राजनेता बन गए। और अंग्रेजों ने यहाँ पर जो नीतियां अपनाई थी, चाहे वो उनकी आर्थिक नीति हो, चाहे प्रशासनिक नीति हो, किसी भी प्रकार की, तो उन अंग्रेजों की नीतियों के अगेंस्ट में ये एक विद्रोह था, एक गदर था। सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं कि राजनीतिक कारण। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और सबसे पहले भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन अनुमति प्राप्त करने में असफल रहे। और 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए और भारत में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। और वहां से लेकर के 1857 तक, प्लासी के युद्ध तक, वो शुद्ध रूप से व्यापारी थे। 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर और 1857 की क्रांति के बीच में 100 वर्ष है, यानी जस्ट 100 वर्ष बाद ये विद्रोह हुआ। तो अंग्रेज जब भारत में आए थे तो भारतीय रियासतों के साथ उन्होंने किस प्रकार अपने संबंध बनाए, किस प्रकार की नीतियां अपनाई। तो सर डब्ल्यू ली वार्नर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने प्रारंभ में उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था उनकी नीतियों को। सुरक्षित घेरे की नीति, अधीनस्थ पात्र की नीति और अधीनस्थ सहकारिता की नीति। लेकिन वर्तमान संदर्भ में उसको अपन 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कंपनी
का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। नंबर 2 सुरक्षित घेरे की नीति। नंबर 3 अधीनस्थ भारत की नीति। नंबर 4 अधीनस्थ संघ की नीति। नंबर 5 समानता या बराबर के संघ की नीति। लेकिन यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये मेंस वगैरह जब देते हैं तब वो एक अलग टॉपिक आता है, लेकिन अपने को यहाँ पर सीधे फैक्ट निकालना है। तो जैसे नंबर 1 वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली से जो भी पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने भारतीय राज्यों के साथ शांति और निष्पक्षता की नीति का पालन किया था, लेकिन वेलेजली ने एक आक्रामक नीति अपनाई जिस नीति का नाम था सहायक संधि। तो सहायक संधि में दोस्तों अपने क्वेश्चन किस प्रकार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जो भी टॉपिक आता है उसमें कि सहायक संधि किसने अपनाई, सहायक संधि क्या थी, सहायक संधि करने वाले राज्य कौन से थे, यानी इंडिया लेवल पे और राजस्थान लेवल पे। बस अपने 4 पॉइंट पे अगर देखते तो अपने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सहायक संधि अपनाने वाला व्यक्ति था वेलेजली। अब बात आती है कि सहायक संधि का उद्देश्य क्या था। तो वेलेजली का उद्देश्य था भारत को में कंपनी को एक सर्वोच्च शक्ति बनाए, और उसके लिए उसने शांति और निष्पक्षता की नीति के स्थान पर एक आक्रामक नीति अपनाई। ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में हमारे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है या क्वेश्चन आता वो है कि ये संधि स्वीकार करने वाली भारत की पहली रियासत कौन सी थी, तो वो थी हैदराबाद। अब दूसरा क्वेश्चन अपना ऐसा बन सकता है कि वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या था। तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है राजस्थान की वे रियासतें कौन सी जिन्होंने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। तो उसमें पहली रियासत है भरतपुर, दूसरी अलवर, तीसरी जयपुर। हालांकि बाद में जोधपुर, बूंदी के नाम भी आते हैं। जैसे इंडिया लेवल पे अपन अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें मछली का नाम भी आता है, लेकिन ज्यादातर में अपने आता है कि भरतपुर, अलवर और जयपुर। अगर हम आरएस मेंस वगैरह का दे रहे हैं एग्जाम तो वहां पर तो ये भी पूछ लिया जाता है कि वेलेजली की सहायक संधि के प्रावधान क्या थे, वेलेजली की सहायक संधि की कंपनी को क्या लाभ हुआ, वेलेजली की सहायक संधि से रियासतों को क्या हानियां हुई। तो वो मेंस में जब रिटर्न एग्जाम लिखते हैं तब हमारे काम आते हैं। बाकी नॉर्मली अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्जाम जितने भी है तो उनमें उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये संधि स्वीकार करने वाली रियासतों को या राज्यों को अंग्रेजों ने अपना मित्र माना था, दोस्त माना था, और संधिकर्ता राज्य को अपने राज्य में, अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट को वहां पर रखना था, उसका खर्चा यानी उस राज्य को देना होता था। संधिकर्ता राज्य उनका मित्र होगा और उनके आंतरिक और बाह्य आत्मन सुरक्षा कंपनी करेगी। अब दूसरा फेज जो आता है अपना, जैसे अधीनस्थ भारत की नीति की बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ भारत की नीति। अंग्रेजों ने भारत में राजनीति में हस्तक्षेप किया था प्लासी के युद्ध से, और उसके बाद धीरे धीरे वो वहां अपना सामर्थ्य बढ़ाते गए, और 1813 के आते आते उन्होंने राजनीतिक प्रभुत्व हासिल कर लिया था। जैसे एक्ट पढ़ते अपन, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में इनको 20 वर्ष की व्यापारिक और राजनीतिक मान्यता दी गई थी। 1793 का जो एक्ट है उसके अंदर इनको 20 साल की व्यापारिक और राजनीतिक मान्यता दी गई, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में केवल इनको राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, इनके व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए थे। इस कारण अब इन्होंने जो नीति अपनाई वो अधीनस्थ पार्टी की नीति है कि जो राज्य ये संधि स्वीकार करेगा उसको हमारा अधीनस्थ माना जाएगा, यानी बराबर का नहीं मान करके उनको अधीनस्थ माना गया। अब जैसे अपने ऑब्जेक्टिव में एग्जाम क्वेश्चन आते हैं तो वो किस टाइप के आते हैं, जैसे राजपूताना के साथ ये संधियां किसकी मध्यस्थता से हुई, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ दिल्ली के रेजिडेंट थे, उन्होंने ये भूमिका निभाई थी, और ये अभी अपने बहुत सारे एग्जाम में, जैसे महिला सुपरवाइजर का पेपर है, आरएस 2018 का पेपर है, उन सब में पूछा गया था। अब ये संधि स्वीकार क्यों की गई थी, तो मराठों से सुरक्षा और सामंतों से बचाव। मराठे क्या लेते थे, राजस्थान से चौथ वसूली करते थे, और सामंत क्योंकि जिसका जनता से प्रत्यक्ष संबंध था, कर वसूली वगैरह सब कुछ सामंत करता था, तो सामंत के पास जो धन आता तो सामंत का सामर्थ्य बढ़ जाता, और जो ही राजा कमजोर होता तो उसको हटाने का प्रयास करता, तो राजाओं के साथ दिक्कत पैदा होती।
इस कारण राजाओं ने अंग्रेजों का सहारा लेने का प्रयास किया ताकि मराठों से सुरक्षा हो सके और सामंतों से बचाव हो सके। अब यहाँ से अपना जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई जब इन्होंने ये संधियां कर ली तो उन रियासतों जिन्होंने संधियां की थी तो उनको क्या देना, उनको इन लोगों को राजस्व लेना यानी खिराज लिया जाएगा। जो मराठों को चोट देते थे वो खिराज देंगे और जो मराठों को चोट नहीं देते थे उनसे इन्होंने खिराज नहीं लिया। जैसे बीकानेर है, जैसलमेर है, तो वो अंग्रेजों को खिराज से नहीं देते क्योंकि उनको मुक्त रखा गया था, क्योंकि वो मराठों को चोट नहीं देते थे। अब अपने मेन जो क्वेश्चन आता वो आता कि जैसे ये संधि स्वीकार करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी, तो करौली। 1817 में हरबख्श पाल सिंह ने यह संधि स्वीकार की थी। यह संधि स्वीकार करने वाली राजपुताना की अंतिम रियासत कौन सी है, तो सिरोही है। सिरोही ने 1823 में शिव सिंह वहां के शासक थे जिन्होंने ये की थी, क्योंकि सिरोही पर पहले अधिकार मारवाड़ का था, लेकिन 1823 में वो मारवाड़ से स्वतंत्र हो जाती है। इस कारण उन्होंने स्वतंत्र रूप से 1823 में संधि स्वीकार की। अब यहाँ ध्यान रखिए क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, यहाँ जैसे क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों की साइक संधि स्वीकार करने वाली राजपुताना की पहली रियासत कौन सी थी, तो आएगा भरतपुर, क्योंकि उसने वेलेजले की साइक संधि 1803 में स्वीकार की थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्टी संधि स्वीकार करने वाली राजपुताना की पहली रियासत कौन सी है, तो करौली आएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्टी संधि स्वीकार करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है, तो सिरोही आएगा। लेकिन अगर ये आता है कि अंग्रेजों की अधीनस्थ पार्टी की नीति स्वीकार करने वाली राजपुताना की नवीनतम रियासत कौन सी है, तो वो आएगा झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ 1838 में एक नई रियासत के रूप में स्थापित होती है और उन्होंने एक स्वतंत्र रूप से संधि स्वीकार की थी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गहराई में जाते ये भी पूछ सकते हैं कि किन रियासतों को अंग्रेजों ने खिराज से मुक्त रखा था, तो जैसलमेर है, बीकानेर, करौली के रियासतों को उन्होंने खिराज से मुक्त भी रखा था। इसी तरीके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक अपना डलहौजी की गोद निषेध नीति भी आता है। हड़प नीति या गोद निषेध नीति या दयास्वयं, व्यपगत, बहुत सारे नाम है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब यहां से हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि डलहौजी की हड़प नीति या गोद नीति क्या थी, तो जहां वास्तविक या वैध उत्तराधिकारी नहीं थे उन्होंने गोद लेने की नीति का निषेध कर दिया गया और इसके तहत बहुत सारी रियासतों को मिलाया गया था। तो उनमें से प्रमुख रियासतें कौन सी थी, तो पहली रियासत कौन सी है, तो सतारा। दूसरी कौन सी है, जैतपुर। तीसरी कौन सी है, संबलपुर। चौथी कौन सी है, बगाड़। पांचवी उदयपुर। छठी झांसी और सातवीं नागपुर। अब इसमें दोस्तों हमारा क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डलहौजी की गोद निषेध नीति स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, या डलहौजी की गोद निषेध की नीति स्वीकार के तहत हड़पी गई रियासतों का क्रम क्या था, या यह भी पूछा जा सकता है कि डलहौजी की गोद निषेध नीति का भाग नहीं है, उसमें 3 इनमें से दे दीजिएगा, चौथा कोई सा भी दे दीजिएगा। अब यहां से यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि राजपुताना की वे रियासत जिसे वे विलय करना चाहता लेकिन अनुमति नहीं मिली, तो वहां आता करौली। RS 2012 मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि बाद में कैनिंग ने बगाट और उदयपुर को भी यानी वापस कर दिया था, इस संधि के तहत नहीं रखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अवध का विलय, डलहौजी अवध का भी विलय करना चाह रहा था लेकिन उसको अनुमति नहीं मिलती है, और जब आउटरम वहां के रेजिडेंट थे तब उनकी रिपोर्ट के आधार पर मिलाने का प्रयास किया और वो सफल भी हो जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आता है अवध का विलय किस प्रकार किया, तो कुप्रशासन के आरोप में, या डलहौजी ने कुप्रशासन के आरोप में किस रियासत को विलय किया, तो वो आता है अवध। क्यों, डलहौजी बहुत पहले ही अवध के बारे में कहता है ये ग्लास फल एक दिन आकर के हमारे मुख में गिरेगा, यानी उसको मिलाना चाहिए। थोड़ा सा गहराई में जाए ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि अवध का जब विलय किया गया था तो वहां के शासक कौन थे, तो नवाब वाजिद अली शाह थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने राजनीतिक कारणों में वेलेजले की साइक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्टी नीति और डलहौजी की गोद निषेध नीति, और लगभग इसमें से अपना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। अन्य कारणों की बात करें तो अपन जैसे उपाधियों एवं पेंशनों का बंद कर देना, यानी बहुत सारे राजाओं की उपाधियां थी, उनके पेंशन थे, उनको भी बंद कर दिया गया था। इनाम आयोग के द्वारा हजारों जागीरों को जब्त कर लिया गया था, मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार। तो ये बहुत सारे अन्य कारण रीजंस आते हैं जिसमें राजनीतिक कारणों में आते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो पार्ट वेलेजले की साइक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्टी नीति और डलहौजी की गोद निषेध नीति आदि। नमस्ते।